इंटरव्यू एक सबसे पहले तो एक फॉर्मल बातचीत है। फॉर्मल मतलब उसमें हम ऐसे बातचीत नहीं करेंगे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, बातचीत के तरीके से। वहां पे कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है और आप उसका जवाब देते हैं, तो वो जवाब कैसा होना चाहिए, वो उस सवाल को एकदम केटर करता हुआ होना चाहिए, मतलब एकदम सटीक, आसपास घूमता हुआ, गोल गोल बातें करता हुआ नहीं होना चाहिए। मेंस एग्जाम में तो कुछ हल्का सा भी पता है तो हम लोग लिख देते हैं ना, तो वैसा काम नहीं करना, क्योंकि ये बातचीत के अंदर जो व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा गोल गोल घुमाता है तो वो हमें समझ में आ जाता है कि इसको पता नहीं है, लेकिन ये टाइम पास कर रहा है या दिखावा कर रहा है। तो उस चीज से हमें बचना है, क्योंकि ये इंप्रेशन अच्छा नहीं डालता। इसके अलावा सर प्लीज। देखिए, बड़ा कभी सोचा है कि मतलब इंटरव्यू में जाने से डर क्यों लगता है या फिर वो अनकंफर्टेबल क्यों आता है? इसलिए क्योंकि आपने बहुत पहले, कई साल पहले कभी कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करी होगी, कभी उस जोन में शायद ही आए होंगे। अगर रहे होते तो उसमें कंफर्ट जोन बन गया होता, और इसीलिए चाहते हैं कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन पे आ जाए, क्योंकि कंफर्ट जोन वहाँ एग्जिस्ट करता है। ये हकीकत है। अब अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में रहने की आदत अगर डाल लें इस दौरान में जो ये समय है, तो जाहिर सी बात है आपका कंफर्ट लेवल आने लगेगा उसमें। यही सॉल्यूशन है। और उसके लिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वही मॉक इंटरव्यूज होते हैं। और मॉक इंटरव्यूज होते हैं कि आप दीजिए, और जरूरी नहीं कि पैनल में, आप एक दूसरे के साथ बैठ के दे सकते हैं, है ना। मेन बात ये है कि फॉर्मल जवाब फॉर्मल सवालों का। अब इसीलिए यहाँ पर भी जो कॉन्वर्सेशन करेंगे ना वो फॉर्मल करिएगा, एटलीस्ट ये वाला समय तो वो प्रैक्टिस आपकी हो ही जाए। हाँ, एटलीस्ट। उसके अलावा एक दो चीज और बता देते हैं कि आप जो अपने आंसर्स दें पॉइंट फॉर्मेट में दें, है ना, 1 2 3 4। इससे इंसान थोड़ा आर्टिकुलेटेड लगता है, उसे लगता है कि एग्जामिनर को, सुनने वाले को अच्छा लगता है कि आपको पॉइंट फॉर्मेट में बोलना आता है, आप चीजों को क्या पहले बोलना है क्या बाद में बोलना है समझते हैं। इसके अलावा आर्टिकुलेशन एक कला होती है। आर्टिकुलेशन मतलब अपनी बात को कहने का तरीका, है ना। कोई व्यक्ति वही बात बोलता है लेकिन बुरी लगती है, और दूसरा व्यक्ति वही बात बोलता है लेकिन इस ढंग से बोलता है कि आपको लगता है कि नहीं अच्छी बात है, सही तो कह रहा है ये व्यक्ति। ऐसा हुआ है किसी के साथ? घर में होता होगा ना, एक आदमी, एक भाई, एक बहन जिसकी बात सब मान जाते हैं, कहे वो भी वही रहे, लेकिन और एक भाई बहन ऐसा जरूर होता होगा जिसकी बात कोई नहीं मान रहा है ना। जैसे ही वो मुंह खोलता है सब लोग बोल देते हैं नहीं तू रहने दे, तू रहने। तो वो वाला अंतर है ना, इसको पहचानना है हमें। तो इंटरव्यू में अपने कहने की, बात को कहने की ढंग को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द नहीं निकलते, हमारी आंखें बोलती हैं, हमारा चेहरा बोलता है, हमारा शरीर एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं वो बोलता है। तो वो जो बोलने का तरीका है, सिर्फ शब्दों के अलावा वाला जो तरीका है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा शब्दों का चयन, अच्छा चयन अगर हम रखें तो हम अपनी बात को ज्यादा गहराई से कह सकते हैं, है ना। और ऐसे शब्द कहने से बचे, लाइक, यू नो, ये, क्योंकि ये वाले जो शब्द है ना हम लोग इनफॉर्मली यूज करते हैं, है ना। ऐसे, सर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मतलब ऐसे वाला होता है ना, ये बड़ा इनफॉर्मल सा चीजों को दर्शाता है। कोशिश यही करनी है कि एक फॉर्मल तरीके से आप बात करें और एब्सोल्यूट टर्म्स में ना बात करें। हाँ, कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही है, वैसा ही होगा या ऐसा ही होगा, जो भी है मतलब आपके अकॉर्डिंग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक स्थिति कैसी है, बहुत बेकार है सर, खत्म हो गई बात। मेरे अकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ना पहले तो, और उतनी अच्छी नहीं है। तो आर्टिकुलेशन इसी को कहते हैं कि आप एग्जैक्टली वो बोले जो, जैसे मैडम ने कहा, सुनने में अच्छा लगे और पॉलिटिकली करेक्ट हो। आप सच्चाई है, देखो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू में झूठ बोलने से काम नहीं। इंटरव्यू सबसे सच्ची प्रोसेस है इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो पता चल जाता है। तो हमें सच बोलना है, लेकिन सच को बोलने का भी एक तरीका होता है कि एक तो होता है कि सीधा बिना दाएं बाएं देखे सीधा नश्तर ही चुभा दिया। ऐसा नहीं करना कि बहुत डायरेक्ट सीधा नश्तर चुभाना है। चीजों को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि बात भी डिलीवर हो जाए और हम किसी को हर्ट भी ना करें। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे इंटरव्यू के अंदर कि
सारी स्थिति खराब है क्या, है ना, इतना करप्शन है। लेकिन क्या सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं? नहीं ना। तो आप बताएं कि भाई हाँ कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं, लेकिन सारे ऑफिसर्स नहीं हैं, क्योंकि जो नहीं है उनको भी तो हाईलाइट करना जरूरी है ना। न्यूज़पेपर में बस कौन छपता है? जो करप्ट है। तो इसीलिए सबको ज्यादातर क्या लगता है, सब करप्ट है, लेकिन असलियत वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश नहीं चल रहा होता, ये स्टेट नहीं चल रहा होता, क्योंकि है देयर आर पीपल हु आर वर्किंग, इतना बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है। तो इस बात को हाईलाइट आप करेंगे तो वो अपने आप ही करप्शन वाली बात हल्की पड़ गई। तो सवाल ये है कि मेडिकल फील्ड में करप्शन चलता है, जैसे कि कमीशंस चलते हैं, या वो फीस को बढ़ा देते हैं, या महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, या जो जिन सर्जरीज की जरूरत ना हो उन सर्जरीज को भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो क्या उसको भी करप्शन माना जाए? हाँ बिल्कुल। एथिक्स और स्पेशली एथिकल कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के लिए कुछ एथिकल कोड है, और डॉक्टर्स का एथिकल कोड है कि वो किसी भी पेशेंट को हार्म नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को हार्म नहीं कर सकते। वो हर संभव तरीके से उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर डॉक्टर किसी भी तरीके से, चाहे वो ज्यादा चार्ज करके उन ट्रीटमेंट्स को लिख के जिसकी जरूरत ना हो, उन टेस्ट्स को लिख के जिसकी जरूरत ना हो, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो वो एक तरीके की करप्ट प्रैक्टिस है। मतलब देखिए, पहले तो इसमें एब्सोल्यूट मत हो जाइएगा कि अगर वो आपसे कहें कि ऐसा है तो आप कहिएगा। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ साहब हुआ है, तो आपको पता है कि कहाँ हुआ है, और फिर आपने वो रिपोर्ट कर दिया है नहीं करा, तो वो एक अलग चैप्टर खुलता है। सेफर तो यही है कि आप ऐसा ज्ञात हुआ है कि हुआ है, पहले तो उस पर एब्सोल्यूट ना रहा, डाइल्यूट करो उसे। और दूसरी चीज की हाँ, अगर जो कर रहा है गलत है तो ऑफ कोर्स नहीं, गलत तो गलत कहना पड़ेगा, गलत तो कहना पड़ेगा, गलत तो कहना पड़ेगा। सरकारी सुविधाओं को और मुस्तैद करना होगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट में शायद व्यक्ति तब जाएगा जब बहुत जरूरत होगी या उस लेवल का इलाज चाहिए होगा, आम बीमारियों के लिए नहीं जाएगा। किसी भी फील्ड को छोड़ने का एक पुश फैक्टर होता है और किसी फील्ड को लेने का एक पुल फैक्टर होता है। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपका पुल फैक्टर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पुश फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे को ये तो करना ही नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो उतना अच्छा नहीं बना रहता, तो आप तो ज्यादातर पॉइंट आपके पुल फैक्टर पे ही है, ठीक ही लग रहा है ना। उसके बीच का बैलेंस ही हम लोगों को ढूंढना है, और ये सिर्फ हम ही नहीं, सरकारें ढूंढ रही हैं, फिलोसोफर्स ढूंढ रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति का काम हो नहीं सकता। तो जैसे अगर आप देखें कि इक्वालिटी और लिबर्टी है ना, अगर आपने लोगों को आज़ादी दी तो आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और आपने अगर इक्वालिटी मेंटेन बहुत ज़्यादा करी तो आप लोगों की आज़ादी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लिबर्टी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ हैं। तो हमारी पूरी कोशिश हर तरीके से एक बैलेंस ढूंढने की है। तो वही बैलेंस हमारा पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एक तरफ हमें लोगों को ये आज़ादी भी देनी है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे अल्कोहल, लिकर एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको आप कंप्लीटली बैन कर देंगे तो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे उसका इलीगल ट्रेड बढ़ जाए। तो आपको उसको इलीगल में नहीं जाने देना, उसको लीगल रखना है, लेकिन उसको इतना प्रमोट भी नहीं करना कि वो फ्रीली एक्सेसिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, उसके लिए रजिस्टर्ड शॉप्स कर देंगे, सारी चीजें कुछ ऐसी करेंगे जिससे कि वो इस तरह से बैलेंस हो जाए कि उसका ओवर कंजम्पशन ना हो, और इतना भी उसको डिफिकल्ट नहीं करेंगे उसका एक्सेस कि वो इलीगल एक्टिविटीज में चला जाए। तो वो वही बैलेंस एक ऑफिसर को या फिर एक गवर्नमेंट को ढूंढना होता है। पीसीएस के भी हम लोगों ने बहुत मौके इंटरव्यूज लिए, बहुत बच्चे गाइड कराए, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी वही जानना चाह रहे होते हैं। देखिए, घुमा फिरा के बात वही है, जैसे उनको तासीर सामने दिखेगी वैसे ही वो सवाल पूछेंगे। अगर वो देख रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो पूछ लेंगे, ठीक है बता दीजिए बाउंड्री कितनी रखती है, नदियाँ कितनी बहती हैं। लेकिन उन्हें लगेगा कि आप जैसे इस टाइप के कुछ एक दो एनालिटिकल आंसर दिए, तो थिंकर तो हर एक कोई है ना, बोधक तो है जो इधर बैठे हैं, और वो लोग तो अच्छे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा माइंड, वो भी पूछेंगे आपसे सवाल। ऐसे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन बताई थी ये आदमी है, अगर वो निकल आई 15 मिनट की बात करके आप बताते हैं ना किसी को, जब आप 15 मिनट किसी से बात करते हैं उसके बाद एक जजमेंट बनाते हैं ना अपनी, कि अगर आपसे तभी आपका कोई दूसरा तीसरा दोस्त आके पूछे कि कैसा व्यक्ति है वो, आप कहते हैं नहीं बेकार, अच्छा नहीं है ना,
उसके फंडे क्लियर नहीं है, मतलब नेगेटिव आदमी है। नेगेटिव आदमी है, डीमोटिवेटेड सा था, या फिर आप ये बोलते कि आदमी बहुत एनर्जेटिक है ना, काफी क्लैरिटी थी उसके विचारों में, तो आपने ये जजमेंट 15 मिनट में कैसे बनाई? कैसे बनी? किन्हीं कारणों से बनाई होगी, कुछ बातचीत उस व्यक्ति ने ऐसी करी होगी, कुछ शब्द बोले होंगे, या उसने अपनी आंखों से, अपने चेहरे से कुछ ऐसी बात रिवील करी होगी जो आपको लगा होगा कि कह तो कुछ और रहा है लेकिन इसके मन में कुछ और है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपके मन में छवि आई, तो वही वैसा ही रिफ्लेक्शन जो पैनलिस्ट होते हैं उनके पास चला जाता है। वैसा आशावादी तासीर है आपकी, तो अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। तो सवाल है कि जो केसेस या जो क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है उनके ऊपर स्टूडेंट का क्या ओपिनियन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेंशन कर देना चाहिए कि ये वाला टॉपिक तो सब जुडिस है, तो इसके अंदर हम मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा, मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आपका खुद का पर्सनल विचार क्या है, तो आप बता दीजिए अपना पर्सनल विचार। लेकिन जो आप पर्सनल विचार बताएंगे उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ये मतलब बात होनी चाहिए कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ इन कारणों से, 1 2 3। बहुत अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन को बैक कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग में खड़ा, फिर क्या बात की दिक्कत है? संविधान सबसे छोटी किताब है। So I should be honest. Yes. You are going to give civil services exam interview, na? No, for you. UPSC civil. Have you technical interview that already kind of me? टेक्निकल वेटरनरी डॉक्टर ऑल्सो। नहीं, तो अगर आप टेक्निकल वाले के इंटरव्यू तो हो गया ना, technical अभी है, तो अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो मैं कैसे जवाब दूं, है ना? जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तो आप सोचोगे। और अगर वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, तो जब तक आपका रिजल्ट ही नहीं आया तब तक आप नहीं कर सकते। और अगर MPPSC वाले पूछें तो आप बता सकते हो कि भाई मतलब वो मैंने दिया था एज अ बैकअप, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बताइए, इतनी नोबल थॉट है ये, तो ऐसे के ऐसे ही बता देनी चाहिए। और कुछ नहीं किया। और बताइए आपके मन में क्या है, क्यों आपको इस सर्विस में आना है? मैं ये जो सर्विस करना हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो एंथुसियाज्म है और जो सेंसिबल जो कहते हैं सहानुभूति का जो फैक्टर है, वो मुझे लगता है कि मुझे सर्विस की। दूसरा पॉइंट हो गया। और बताइए और क्यों आना है इस सर्विस में? मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी सर्विस है जो ना सिर्फ पैसे भी, मतलब एक अच्छी प्रतिष्ठा भी देती है, एक अच्छा जीवन। बस देखिए, जवाब आप ही के पास था, मैंने तो एक शब्द नहीं बताया। आप ही ने बताया कि ये जो सर्विस है आपको लोगों की मदद करनी है, आप रूरल बैकग्राउंड से आती हैं तो आपने परेशानियां देखी हैं, उसे ठीक करने की आपकी इच्छा है। दूसरा पॉइंट भी आपने ही बताया क्या, कि ये आपकी कंपैटिबिलिटी से मैच करता है, आपके कैरेक्टर से मैच करता है, आपके थॉट प्रोसेस से मैच करता है। तीसरा आपने क्या बताया? बेटर अपॉर्चुनिटी है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी। आपका समाज में स्टेटस बढ़ता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी नौकरी। तो भी सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए ना, तो अच्छी सैलरी है, अच्छा काम करो, सैलरी भी मिले, इज्जत भी मिले, परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलना ही चाहिए। देखो, जो मन में हो वो बोलना चाहिए, जो सत्य हो, है ना, सत्य। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो दिख जाएगा, है ना, चेहरे से नहीं तो आंखों से, आंखों से नहीं तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अपने अपने सत्य को अच्छे से पेश करना है। इंटरव्यू के क्वेश्चन का या आंसर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए? जैसे मेंस के आंसर का एक फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स, शॉर्टकमिंग्स एंड कंक्लूजन, है ना। मैकेनिकल मत करिए ना बॉस, उसको मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल सा। आपका नाम क्या है? आपने सोचा फॉर्मेट क्या है? आपने सोचा फॉर्मेट क्या है? नहीं था। कॉन्वर्सेशन की ब्यूटी यही है, टू द पॉइंट होनी चाहिए। मैंने पूछा आपको क्या लगता है MP की 3 समस्याएं क्या है? आप इसमें इंट्रो थोड़ा ही सोचेंगे क्या है, कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स से इकोनॉमी, थर्ड फार्म, जो भी आप जिस भी प्रायोरिटी में आप सोचते हैं, सीधे ये बताएंगे 3 पॉइंट। फिर आपसे फर्दर पूछेंगे, अच्छा कोई भी एक मैं पकड़ूंगा, उसी में फर्दर पूछूंगा आगे क्वेश्चन, तो फिर आप फर्दर उसमें बताएंगे।
क्रिस्प रखिए आंसर। और जैसा आपने ड्यूरेशन के लिए कहा, तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लंबा। 5 मिनट का तो मतलब ही नहीं है, मतलब वो तो 2-3 मेंबर निपट जाएंगे इतने में। 40 सेकंड मैक्सिमम, और उतना सफिशिएंट होता है। जैसे हमने पूछा आपसे कि बताइए, जैसे इन लोगों ने पूछा, वेटनरी डॉक्टर हैं, तो इन्होंने उनसे पूछा है कि बताइए यहाँ पर फौना की क्या दिक्कत है, या फिर यहाँ पर जनजाति की क्या दिक्कतें हैं, तो ये 3 पॉइंट में खत्म करते हैं अपनी बात। अब ये नहीं कि इन्होंने 8 पॉइंट पढ़े हैं तो 8वां बता के आए वहाँ पर, मेन्स नहीं चल रहा, उतना मेन प्रायोरिटाइज करें बात, बेसिक इम्पोर्टेंस। और उसे जैसे मैम ने बताया शुरुआत में कि पहले ही बताते हैं तो और अच्छा लगता है पॉइंट्स फॉर्मेट में। जैसे आपने सोचा, उन्होंने कहा कि भाई बताइए फॉरेस्ट में क्या दिक्कत है एमपी में, तो आपने हल्का सा 2 सेकंड पहुंच दिया, आपके दिमाग में आ गए तो 3 पॉइंट उनमें प्रायोरिटाइज करिए और बोल दीजिए सर मेरे हिसाब से 3 मेजर पॉइंट्स, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एकदम क्रिस्प। हार्डली उनके स्टेटमेंट्स का सेकंड जो होना चाहिए 5 से 10 सेकंड में आप एक स्टेटमेंट खत्म करते चले, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा आंसर। देखिए ये बड़ी गहन कला है ना, ये हर किसी के बस की बात है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कला के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं इतने कम समय में और आप इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, तो बात अलग है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस चाहे कितना भी हो, लेकिन अभी जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे हुए होंगे उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है ना। आप शायद 1000-2000 से मिले होंगे, वो लाखों लोगों से तो मिल चुके होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र का भी वही हिसाब होता है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपोजर सब उस तरीके से होता है। तो उनको गाइड कर पाना और उनको स्टीयर कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो पकड़ लेते हैं, अक्सर पकड़ लेते हैं, और कई बार इंटेंशनली जाल में भी फंसते हैं कि चलो अगर बच्चा चाह ही रहा है इस तरफ से सवाल पूछवाना तो हम पूछ लेते हैं। अब आपने उन्हें सपोजिटली आपने इंजीनियरिंग करी, आपको लगा कि मैं इंजीनियरिंग में स्ट्रांग हूँ, तो उनको ना थोड़ा मैकेनिकल की तरफ या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मैं स्टीयर कर लेता हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर वो आपसे ऐसा सवाल कोई पूछ लिया उन्होंने जो आपको नहीं आता, तो वहां फिर आपके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपको फिर बार बार याद आएगा जब भी आप इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे कि पता नहीं मैंने क्यों वहां पे कोशिश करी। तो जो नेचुरली है चलने दीजिए, अगर अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो स्टीयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वही मैं बता रही हूँ। आपने पूछा किस हद तक सॉरी बोला जा सकता है, तो जिस हद तक आप सॉरी हो, मतलब सॉरी सिर्फ बोलेंगे थोड़ी बोलना है, हाँ, फील करना है भैया। नहीं, मोरल डाउन थोड़ी होता है। अगर किसी भाई आपसे कोई सवाल पूछा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर कितने एम्पियर या कितने वोल्टेज का ये है, मुझे नहीं पता, लेट्स से, तो मैंने कहा सॉरी सर नहीं पता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बाकी चीजें भूल गया सारी, ये नहीं पता, इसके लिए तो हम सॉरी हो ही सकते हैं। और जैसे मैम लगा ना स्टीयर वाला, तो एक बड़ा पुराना जोक है ना वो, कि एक आदमी ने एक बार नई घड़ी खरीदी, तो उसे कोई पूछ नहीं रहा था नई घड़ी खरीदी है, तो हर बार कोई कुछ भी कहे तो वो कहे, जैसे कोई कुछ भी गया लंदन उधर, तो कोशिश वो वाली ना हो कि पता लगे कि अब देख बता रहे हैं। नेचुरली पूछ ले, किसी ने घड़ी बड़ी अच्छी लगी तो आप बता दो, वैसे वाला नेचुरल रहेगा। मतलब एग्जाम में सोचना है, समझना है, लेकिन साथ साथ उस अंदाजे से आपको बात करनी है जैसे आप किसी रिस्पेक्टेबल टीचर के साथ बात करते हैं। जैसे घर के बड़े होते हैं, तो जब आप किसी रिस्पेक्टेबल टीचर से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, तो अब आप एक आदर से उनसे बात करते हैं, है ना। उनसे अबे तबे करके तो बात करते नहीं है ना। आप उनसे किसी स्लैंग में बात नहीं करते हैं कि आप सम्मान बात करते हैं, हाँ, ससम्मान बात करते हैं। उतना सम्मान आपको देना चाहिए, लेकिन बात वही कहनी है जो आप सोचते हैं। अब इसके लिए सोच ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में कोई गलत विचार है, अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हैं कि भाई हमें सर्विसेज के अंदर कोई इस टाइप के पर्क्स मिलेंगे जो, या फिर पावर के लिए जा रहे हैं, इन सब चीज के लिए जा रहे हैं, तो जब आप जवाब देंगे तो वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए अपने अंदर के इंसान को भी ठीक रखना जरूरी है। कितना मुश्किल है, पढ़ लो, सुबह न्यूज़पेपर आता है, थोड़ी सी हेडलाइंस पढ़ लीजिए। अगर बहुत डिटेल में ना भी पढ़े, ऐसा नहीं बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपको पता हो कि चल क्या रहा है। उसका कारण ये है कि वो सेम डे का बोलते इसलिए है, जैसे इंटरव्यू लेना भी अपने बहुत बोरिंग काम है, टीडियस काम है। आप कब तक क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब दिमाग एक समय बंद हो जाता है। हो सकता है आपने उसी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसकी 3 कुछ चीजें याद रह गई आपको, आप वही टेस्ट करें, तो उस दिन आपका भाग्य अच्छा हो, आप ही के ऊपर टेस्ट हो जाए और आपने वही पढ़ाओ, पेपर आउट हो गया ना आपके लिए। तो
लेकिन हेडलाइन पता होगी। मसले पता होने चाहिए, मुद्दे पता होने चाहिए, जैसा मैम ने कहा कि पता होना चाहिए चल क्या रहा है। The forest field of- तो सवाल ये है कि जो आपका नाम क्या है? हाँ, तो जो शांतनु है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और अच्छी सैलरी है। तो अक्सर उनसे मॉक में सवाल पूछा जाता है कि अगर वो फॉरेस्ट सर्विस में आ जाएंगे तो उनकी सैलरी भी अभी के मुताबिक, अभी के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, और जो वो इतने समय से करते आ रहे हैं, जिसकी पढ़ाई उन्होंने करी, वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो शांतनु ने बताया कि उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें फील्ड जॉब में आना है। बस यही जवाब है कि मैं बहुत समय से सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसा मन करता है, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं एक्सपोजर लूँ, फील्ड वर्क में करूँ, और एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर नेचर से अगर आपको प्यार है आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, और मैं उस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। मशीनों की बजाय इंसानों से या जनजातियों से या मतलब इनसे यूज होती है सारी चीजें। हाँ, तो स्किल है ना। अगर कोई नॉलेजेबल, अगर देखिए गवर्नमेंट को अगर प्रोफेशनल्स को एलिमिनेट करना होता तो वो रखती ही नहीं एलिजिबिलिटी में, है ना। सरकारें हटा सकती थी ना, वो कह देती कि भाई जो लोग डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों MPPSC के लिए, मुश्किल है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री कर चुके हैं या ये एक सीट खराब कर चुके हैं। कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों उन्होंने अलाउ किया कि डॉक्टर्स भी आए, सीएज भी आए, इंजीनियर्स भी आए, लॉयर्स भी आए? क्यों अलाउ किया? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि डाइवर्स फील्ड से हमारे पास लोग आए सरकार के अंदर। एक सरकार के अंदर अगर एक जिले के अंदर एक व्यक्ति पोस्टेड है जिसका बैकग्राउंड मेडिकल का है, तो वो मेडिकल के काम को बहुत अच्छे से समझ सकता है ना। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री खराब नहीं होगी, वो उसके उपयोग में आएगी जब वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो वो डाइवर्सिटी है, वो उसको एनरिच करती है सिविल सर्विसेज को, वो उसको कम नहीं करती। तो इसीलिए कभी भी इस बात में कभी बैकफुट पे मत जाइए। अगर सरकार को मना करना होता तो वो प्रोफेशनल्स को अलाउ ही नहीं करती। अगर उसने अलाउ किया है तो वो चाहती है। मतलब जैसे उन्होंने कहा वहां पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, आप नौकरियां ले ही जा रहे हैं सारी। Yes, sir, I'm just taking one. I'm poor candidate having only one seat in forest service, and whereby additionally I'll also leave that additional right now wherever I'm working, I'll leave that post also, sir. Someone else will get it. So ultimately, sir, balance will be there. Formal है। देखिए प्राइवेटाइजेशन के फायदे आपने बताए, है ना। प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, वर्क कल्चर इम्प्रूव हो जाता है, टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट आती है। इसके अलावा लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। प्राइवेटाइजेशन का उसका भी फायदा होता है। तो ये सारे जो फायदे हैं आप बताएं, नुकसान क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से आप ये मानिए, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहते हैं अक्सर? हाँ, तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब के लिए चाहते हैं अक्सर लोग। तो यानी कि अगर हमारा वही जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में भी आ सके, हमारी वही स्किल डेवलपमेंट के साथ और एकेडमी या इंडस्ट्री इंटीग्रेशन के साथ अगर वैसी ही सिक्योरिटी हमारी प्राइवेट में भी आ सके, तो लोगों को थोड़े ना परेशानी होगी। तो एफिशिएंसी तो बढ़ी रही है, नेशन बिल्डिंग में तो ग्रोथ आ ही रही है ना। वी हैव टू सी द होल पिक्चर। जब हम ऐसे वाले आंसर्स दे रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में एक आदमी का नुकसान या एक आदमी के फायदे के लिए बात नहीं सोचेंगे, हम एज ए नेशन देखेंगे कि क्या भारत को, क्या एमपी एज ए स्टेट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रेशर को पता होना चाहिए कि प्रेशर आएगा, ये भी पता होना चाहिए कि नर्वसनेस आएगी, है ना। अगर आपको पता है तो आप उसे बेहतर डील कर पाएंगे। तो पहले तो ये मत सोचिए कि नर्वस नहीं होंगे, है ना, घबराहट नहीं होगी। तो वो तो होगी, नेचुरल है, क्योंकि इतना मतलब इतना समय तैयारी करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है समय की, अपना आप इतने समय से लगे हुए होंगे, है ना। घर वाले इमोशंस इन्वेस्टेड हैं हमारे, हमें लगता है कि हमारा पूरा करियर इसके ऊपर लगा हुआ है, दाव पर है। तो जाहिर सी बात है कि घबराहट भी होगी, धुड़क भी होगी दिल के अंदर। कमरे में एंटर करते समय ये भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इस लगने के कारण हम गड़बड़ बहुत भी करेंगे, है ना, क्योंकि जब हम ज्यादा डरते हैं तो ज्यादा गड़बड़ होती है। तो इसी चीज को पहले रियलाइज करना है, इसको दूर करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप फॉर्मल सेटिंग में बैठ के दूसरे लोगों से बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे, जितना ज्यादा जवाब देने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका डर कम होता जाएगा, क्योंकि हैबिट में आ जाएगा वो। उसके अलावा देखिए, एक
एक हद तक व्यक्ति अपनी चलाता है मतलब कि अपनी सारी कोशिशें करता है, मेहनत करता है, वहां तक कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ चीज छोड़ भी देनी चाहिए कि ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि सर मुझे लगता है, अगर जैसे क्वेश्चन ये है कि कई बार पैनल पूछता है कि आप ही को क्यों लें हम एग्जामिनेशन इंटरव्यू प्रोसेस से, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सर मैंने मेहनत करी है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं मेरिट क्रॉस कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे लिया जाना चाहिए। इसके अलावा मुझ में ये अच्छी बातें हैं, जैसे कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मुझ में इच्छा है, मोटिवेशन है, जिज्ञासा है, मैं काम करना चाहता हूँ, ये सब मेरे कुछ अच्छे पॉइंट हैं। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं आपके अच्छे पॉइंट्स, ये मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकता कि मैं बेस्ट हूँ। यूपीएससी को मतलब जो पीसीएस जो है या जो भी पैनल है जिस आप में से जिसको जो अच्छा व्यक्ति लगेगा चुनना उसी को चाहिए, और अगर मैं उस मेरिट को क्रॉस करूंगा तो मैं चुना जाऊंगा। बस इसमें ना आपने कोई दावा किया, ना ही आपने ये कहा कि, पर आपने ये भी बताया कि भाई मैंने भी मेहनत करी है और मैं भी दावेदार हूँ। चुनेंगे तो देखो उनमें से ही बेस्ट को, है ना, पर आपने भी दावा किया है, आपने भी मेहनत करी है, तो वो वाले स्किल्स आप पहले से सोच के जाइए, है ना। और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, जैसे अगर आपने कहा मैं बहुत ईमानदार, तो मैं तो अक्सर पूछती भी हूँ अपने जब मॉक इंटरव्यूज वगैरह में लेती हूँ कि बताइए कैसे, क्योंकि सिर्फ कह देना मैं ईमानदार हूँ सबसे आसान काम है, या फिर ये कह देना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ बहुत आसान काम है, कहने में थोड़े ना कुछ जाता है, लेकिन अब आपको उसे सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा अपने जीवन के किसी उदाहरण से। जैसे आप बता सकते हैं कि सर मैंने इससे पहले ये एग्जाम्स क्लियर करे, या मैंने इतने अच्छे अंक पाए, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, या मैं साथ साथ नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। ये भी एक तरीके का उदाहरण है कि मैं काम करते करते भी पढ़ाई करते हुए इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से सोच के रख सकते हैं। बिल्कुल अपने अचीवमेंट्स तो बताने ही चाहिए। आप नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, तो अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो इंसान अपने अचीवमेंट्स बताता है ना, कि देखिए मेरे को ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं इस चीज में भी अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। तो वही स्थिति है आपके फॉर्म के साथ भी। ठीक है, आई थिंक लेट्स एंड दिस सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।